फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था। तो संविधान सभा का ये जो निर्वाचन हुआ, तो सबसे पहले तो यह अप्रत्यक्ष हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। उसके बाद है कि इस चुनाव में सभी संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया था। सभी संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया, सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। ठीक है, सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया, यानी कह सकते हैं कि इन दोनों ने प्रतिनिधित्व किया था। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो संविधान सभा है, तो इसमें सीटों की संख्या क्या थी। अलग अलग कास्ट के लिए इसमें सीटों की संख्या क्या रही होगी, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर जनरल का बात किया जाए, ठीक है, तो जनरल इसमें 213 सीट है। मुस्लिम का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो मुस्लिम इसमें 79 है, 79 सीटों की संख्या है। सिख का अगर कहा जाए तो सिख में 4 सीट है। महिला में अगर कहा जाए तो महिला में 15 सीट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संविधान सभा का निर्माण करने में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। एससी में अगर कहा जाए तो 26 सीट, और एसटी में कहा जाए तो 33 यानी कि 33 सीट है। अब यहाँ पे हम लोग मेन फोकस करते हैं महिला पे। तो यहाँ पे संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी। तो अगर हम लोग बात करें संविधान सभा में कुल महिलाओं की बात, तो इसमें कह सकते हैं संविधान सभा में कुल अगर महिलाओं का बात किया जाए तो इसमें कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया? 15। जिसमें से अगर बिहार में कहा जाए तो बिहार से एक महिला थी जिसका नाम था सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया प्रथम बैठक में, तो इसमें 10 लोगों ने भाग लिया, और अंतिम बैठक में 8 लोगों ने भाग लिया था। यानी कि प्रथम बैठक में 10 लोगों ने भाग लिया और अंतिम बैठक में 8 महिलाओं ने। इसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जिनका नाम है बेगम इजाज रसूल। इन्होंने भी संविधान सभा के निर्वाचन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसमें से एक एससी महिला थी जिनका नाम है दक्षाइनी वेलायुधन, जो कि केरल की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? केरल के। इसमें से एक महिला और थी जो कि देसी रियासत से थी, यानी कि श्रावण कौर। और इनका नाम था एनी मस्करीनी। इन्होंने भी संविधान सभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अगर हम लोग संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाओं का बात करें जिन्होंने चुनाव में भाग लिया, वो है यूपी से। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा संविधान सभा में कौन सी महिलाओं ने भाग लिया, तो ये यूपी के थी। कहाँ की? यूपी से टोटल 5 महिलाओं ने भाग लिया था। अब हम लोग चुनाव का बात करते हैं। अब चुनाव हो गया, ठीक है। चुनाव होने के बाद रिजल्ट आता है। क्या आया? रिजल्ट आया, जिसमें 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, 296
के लिए चुनाव होता है। अब इसमें कि कौन से पार्टी ने कितनी सीटें जीती, इसलिए इस पे भी थोड़ा सा गौर कर लिया जाए। तो अगर कांग्रेस का बात किया जाए, कांग्रेस, तो 296 में से 209 सीट कांग्रेस को मिलती है। मुस्लिम लीग का बात अगर किया जाए, मुस्लिम लीग का, तो ये 296 में से 73 सीट पाते हैं। निर्दलीय का अगर बात किया जाए तो इनको 8 सीट मिलता है। ठीक है, उस वक्त कुछ सिंगल पार्टी भी थे, कुछ सिंगल पार्टी भी थे, जैसे कि कृषक क्रिया पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो कोई एक ले रहा है, कोई 1 सीट जीता, कोई 7 सीट जीता। ठीक है, इस तरीके से इसी में क्या होता है, मेन झगड़ा अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में होता है। और इसका मेन कारण था ये जीत। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस 209 सीट जीती थी और मुस्लिम लीग 73। तो इसमें एक ब्रिटिश बंदा था जिसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन जी का कहना था कि मुस्लिम लीग से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीता है, तकरीबन 3 गुना। तो कांग्रेस ही संविधान सभा और संविधान सभा ही कांग्रेस है। और इस आधार पर संविधान सभा का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और भारत की संविधान सभा में बंटवारे के बाद अब 299 सीटें ही बच गई। ठीक है, तो संविधान सभा में कह सकते हैं, संविधान सभा में बंटवारे के बाद 389 सीटों में से अब मात्र 299 सीट ही बच रही थी। ठीक है, अब यही 299 सीट के लिए क्या होगा, बात होगा। तो भारत के संविधान का निर्माण 299 लोगों ने मिलकर किया। अब भारत के संविधान सभा में अलग अलग मंत्री थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस संविधान सभा में भारत के संविधान सभा में एक पारसी नेता था। क्या था, पारसी नेता, जिसका नाम था PH मोदी। PH मोदी एक साम्यवादी जिसको कम्युनिस्ट नेता भी कहते हैं, उनका नाम था सोमनाथ लाहिरी, ये भी थे। भारत में संविधान सभा का निमंत्रण का अगर बात किया जाए बाकी सदस्यों को, तो निमंत्रण सचिव देते हैं और सचिव का नाम था अयंगर। क्या नाम था, अयंगर। अयंगर जी ने निमंत्रण संविधान सभा के सदस्यों को दिया कि चलिए अब हम लोग का संविधान सभा का पहला बैठक होना है, जो कि दिल्ली में था। इनका पूरा नाम है HBR अयंगर। इन्होंने सबको क्या दिया, निमंत्रण दिया। अब मीटिंग का दिन आ गया। क्या आया, मीटिंग का दिन, यानी कि निमंत्रण भी मिल गया, मीटिंग होगा। तो पहली बैठक होती है, पहली बैठक, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय सभा में, और टाइम रहता है 11 बजे। तो पहली मीटिंग होना शुरू होता है। तो जब पहली मीटिंग शुरू होता है तो इस पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने,
207 सदस्यों ने भाग लिया था। और इस बैठक के जो अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य जो थे, इनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था। सच्चिदानंद सिन्हा ये बहुत ही ओल्डेस्ट पर्सन थे और ये आचार्य JV कृपलानी के कहने पे इनको अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। और इस पहली बैठक में पर्सन देन रेकुट की मौत हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस पहली बैठक को शोक बैठक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय सभा में 11 बजे हुई थी। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। अब ये पहली बैठक तो सही नहीं हुई, इसीलिए अब दूसरी बैठक की जाती है। तो दूसरी बैठक स्टार्ट होती है, ये भी सेम जगह दिल्ली में ही। ठीक है, 11 बजे ही। और इनका डेट अब रहता है 11 दिसंबर 1946 को। अब इस बैठक के अस्थाई सदस्य बनते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई सदस्य होते हैं, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष भी बनते हैं, उपाध्यक्ष। और ये 2 बनते हैं, एक मनोनीत, जिसे मन से आप बना देते हो, ठीक है, और उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। और एक थे निर्वाचित, जिसे सदस्यों ने चुना था, जिनका नाम था HC मुखर्जी। HC मुखर्जी, जिनका नाम है हरिंदर कौमर मुखर्जी। अब इस संविधान सभा के सलाहकार भी थे। तो संविधान सभा के सलाहकार BN राव को बनाया जाता है, BN राव को, जिनका पूरा नाम बंगाल नरसिंह राव है, जो एक सिविल सेवक है। क्या थे? सिविल सेवक थे। इनको बनाया जाता है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव, जिनका नाम पूरा बंगाल नरसिंह राव थे, जो एक सिविल सेवक थे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रेस के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। क्या लाया? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। और इसमें 8 पॉइंट दिए गए। कितने पॉइंट? 8 पॉइंट, यानी 8 बिंदु दिए गए, जिसमें से कुछ मेन है, जैसे लोकतांत्रिक देश, गणराज्य और संसदीय प्रथा, यानी कि इन सभी को मिला के आप प्रस्तावना कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यानी इस प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को।
अगले लेक्चर में हम सभी भारत के संविधान के निर्माण के यानी कि भारत के संविधान के निर्माण के अलग अलग समितियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।